Hello students. So this is our first lecture for the entrance part of current electricity chapter. Okay. So we shall begin with current electricity starting from basic and gradually we'll move on to the important concepts. Now first and the foremost thing is what exactly is current. So many of you are already aware of what is current, but still we'll have a quick revision of the same. So we say that current is rate of flow of charge. We say current is rate of flow of charge. Rate of flow of charge. Or you can also say that current is nothing but net flow of charge per second through any cross section. Now what exactly I mean by cross section we'll discuss slowly as we proceed further. ठीक है? So current is rate of flow of charge. अब सवाल ये उठता है बच्चों की जब हम चार्ज लिखते हैं या चार्ज बोलते हैं तो बेसिकली कौन सा चार्ज है. तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके के कंडक्टर से या किस तरीके के सोल्यूशन से आप करंट के फ्लो को स्टडी कर रहे हैं. मतलब डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम वी मे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स जिनकी वजह से करंट फ्लो होने वाला है. जैसे कि इफ वी टॉक अबाउट कंडक्टर्स, ओके, सो इन केस ऑफ कंडक्टर्स current is mainly due to current is due to flow of electrons. If we talk about semiconductors, जो मोस्टली आप सभी जानते हैं, then in case of semiconductor, yes, सोचो, correct. Current is due to both holes and electrons. Okay. फिर if we talk about electrolyte solution, then it is due to both positive and negative ions. Okay, if you talk about discharge tube, then it is due to positive ions and electrons. So many times you must have come across a lot of questions जिसमें सिंपल ये एकदम theoretical questions है जो पूछते हैं, but if you are not aware you may not be able to attempt those questions. So in conductors it is due to electrons, semiconductors holes and electrons, electrolyte solution अगर है तो positive and negative ions, and if it is a discharge tube जहाँ पर gases conduct करेंगे then it is positive ions and electrons. एक और बात बच्चों, कंडक्टर्स में आप एक और पार्ट ऐड कर सकते हो, वैक्यूम ट्यूब. अगर वैक्यूम ट्यूब भी है, ठीक है, तो उसमें भी फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो. सो बेसिकली करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन. डिपेंडिंग अपॉन आप किस मीडियम की बात कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के चार्ज कैरियर्स हो सकते हैं. सो नाउ इफ यू वांट यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड क्विकली नोट इट डाउन. अगर चाहिए तो आप स्क्रीन को पॉज करके इसको जल्दी से लिख सकते हैं, सो दैट वी कैन अगेन मूव बैक टू व्हाट एग्जैक्टली इज करंट, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. ओके, सो आई होप यू ऑल हैव रिटन इट. अब टू कैलकुलेट करंट इन डिफरेंट सिचुएशंस वी हैव स्टैंडर्ड फॉर्मूले. एकदम सिंपल फॉर्मूले, जल्दी से उनको रिवाइज करते हैं. जैसे बच्चों, सो बेसिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट करंट एज पर द डेफिनेशन क्या होना चाहिए. फर्स्ट फॉर्मूला इज दैट करंट इज नथिंग बट चार्ज अपॉन टाइम Q by T. पर बच्चों ये जो फॉर्मूला होगा करंट का, ये मोस्टली कांस्टेंट करंट के हम यूज करेंगे. मतलब दिस इज टू बी यूज व्हेन द करंट इज स्टेडी और करंट इज कांस्टेंट, या DC अगर आपने सुना है तो. सो दिस इज टू बी यूज फॉर कांस्टेंट करंट. और स्टेडी करंट.
अब जैसे मैंने कहा कि कांस्टेंट करंट के लिए ये है, तो मन में डाउट आएगा सर अगर करंट कांस्टेंट नहीं है तो कैसे करना चाहिए। इस केस में बच्चों अगर करंट वेरिएबल है देन वी गो बाय I इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ क्यू, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. So I is derivative of q with respect to time. This is when charge is variable. Okay, so इसको हम बोलेंगे instantaneous current. This is for instantaneous current. फिर आपने ये भी एक फॉर्मूला सुना होगा या आप जरूर जानते हैं कि कभी कभी करंट को ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, या टोटल चार्ज अपॉन टोटल करंट, माफ कीजिए टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम. सो व्हाट इज इट, ये क्या होता है. सो दिस, यस बिल्कुल सही सोचा कुछ लोगों ने, इसको बोलेंगे एवरेज करंट. सो कांस्टेंट करंट, इंस्टेंटेनियस करंट एंड एवरेज करंट. सो ये तीन एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जिनको डिस्टिंग्विशली मतलब अलग अलग तरीके से आपको दिमाग में याद रखना है. कांस्टेंट करंट के लिए सीधे चार्ज अपॉन टाइम, एवरेज करंट के लिए टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस करंट के लिए यू हैव टू डिफरेंशिएट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम so that you get value of current at a particular instant. So constant current, instantaneous current and average current. Okay, so please note this also quickly. You can pause the screen and copy these three expressions also. Excuse me. Okay, so I hope आप लोगों ने ये copy कर लिया है. Now we shall proceed further. So ये तीन expression अब तक आपके सामने थे. नेक्स्ट एक्सप्रेशन या अगला जो फॉर्मूला है, अगेन एक बेसिक सा ही फॉर्मूला है. वी नो दैट I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, देखो Q इज नथिंग बट, सर ये कैसे लाया. सो चार्ज, जब मैं कंडक्टर्स की बात कर रहा हूं तो करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इन दैट केस आई कैन से दैट जो चार्ज होगा Q इज नथिंग बट N इंटू ई. So what is capital N? Remember students, capital N is number of free electrons. And what is E sir? It is charge of one electron. Charge of an electron. And I am assuming कि आप सबको पता है charge of an electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, so Q is N into E by T, where N is number of free electrons, E is charge of an electron, and the value of charge of electron is 1.6 into 10 to minus 19 coulomb. Okay, अब बच्चों यहाँ से एक important result भी है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा. अगर मुझे करंट का वैल्यू 1 चाहिए, 1, I want current to be 1 ampere. So for current to be 1 ampere, 1 ampere, assuming कि आपको पता है कि करंट का ऐसा यूनिट इज एम्पियर. For current to be 1 ampere, do you agree 1 coulomb of charge should flow in 1 second? So for current to be 1 ampere, Q should be 1 coulomb and T should be 1 second. अगर 1 coulomb का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा, सर आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हो सर कि अगर ये 2 तो भी तो ये 1 आएगा. कुछ नहीं समझा. सपोज ये 2 और ये भी 2 तो भी तो ये 1 होगा. 3 तो स्मॉलेस्ट की अगर मैं बात करूं, सबसे छोटे की बात करूं, सो इफ यू हैव 1 coulomb ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, देन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर. अब टू गेट 1 coulomb ऑफ चार्ज, अगर आपको 1 coulomb ऑफ चार्ज चाहिए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ये सवाल आपने सुना होगा. हाँ, याद आ रहा है किसी को. सो 1 coulomb ऑफ चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए. सो आप सबको पता है बच्चों Q इज इक्वल टू N इंटू ई होगा. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू व्हाट, Q डिवाइडेड बाई E होगा. सो Q तो मुझे 1 चाहिए. E इज 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19. व्हेन यू सॉल्व इट माय स्टूडेंट्स, यू गेट 6.25 इंटू 10 टू 18. नाउ बाय हार्ट इट, इसको लर्न कर लो. हाँ, ऐसे कुछ रिजल्ट्स होंगे बच्चों जो हम अगर लर्न कर ले या बाय हार्ट कर ले तो it becomes easy, आपकी स्पीड ज़्यादा अच्छी होगी. So to get 1 coulomb of charge, we should have 6.25 into 10 raised to 18 electrons flowing. And to get 1 ampere of current, हाँ फर्क है, to get 1 ampere of current,
how many electrons should be crossing per second? The answer is 6.25 into 10 is to 18. So if 6.25 into 10 is to electrons are crossing any cross section per second, the amount of current is 1 ampere. To get a charge of 1 coulomb, how many electrons are required? The answer is 6.25 into 10 is to 18. Okay. So again, please copy these things in your notebook. Pause the screen and copy these things quickly. जल्दी से copy कर लीजिए. So in the meantime, when you are copying, I'll quickly give you a recap of what we have done. So far, we have come across 4 expressions for current. Current which is constant is Q by T. Current which is instantaneous is differentiation of Q with respect to T. Average current is total charge upon total time. Then that modified formula, I is Q by T. Q can be written as N into E. What is N? Number of free electrons. And E is nothing but charge of single electron, that is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Okay, I hope you all have written it. Now, next case is current due to orbital motion of electron, or you can say current due to circular motion of electron. That is our 5th expression. करंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन और सर्कुलर मोशन. ऑफ कोर्स मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ. सो नाउ जैसे वो हाइड्रोजन एटम वाली थियरी अगर आपको याद है कि हर एक एटम में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ. सो उस मोशन की वजह से भी करंट जनरेट होता है. और वो करंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? सो विल गो बाय डेफिनेशन. सुन इधर. सपोज दिस इज दैट सर्कुलर पाथ. ओके, दिस सर्कुलर पाथ in which the electron is moving is having a radius r. Its linear speed is suppose v. The corresponding angular speed is omega. We all know omega is v by r. Omega is the angular speed, v is the linear speed. Okay, so omega is v by r. You all अच्छा, अगर इसका revolution का जो frequency है वो f है और corresponding time period t है. So we know that f is equals to 1 upon t. Okay. I repeat, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक ऑर्बिट में, हैविंग रेडियस r, लीनियर स्पीड v, इट्स एंगुलर स्पीड इज v by r ओमेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. आई होप ऑल द टर्म्स आर क्लियर टू यू. नाउ व्हाट विल बी एक्सप्रेशन फॉर करंट? वी विल गो स्टेप बाय स्टेप. बेसिक फॉर्मूला इज करंट इज नथिंग बट चार्ज अपॉन टाइम. करेक्ट. यहाँ किसकी बात हो रही है? कौन रिवॉल्व कर रहा है? सो यहाँ रिवॉल्व कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन. सो अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का यानी कि सिर्फ ई होगा डिवाइडेड बाय टाइम. सर नहीं समझ में आया, नो प्रॉब्लम. देख, सो करंट इज क्यू डिवाइडेड बाय टी. बच्चों ये समझा? ये जनरल फॉर्मूला. अब मुझे बताइए यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं? 1. क्यू इज एन इंटू ई. अभी हमने किया, एन इज 1, सो क्यू विल बी ई. टाइम क्या होगा? फॉर करंट टू फ्लो इसका पाथ कंप्लीट होना चाहिए. सो इलेक्ट्रॉन अगर इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है तो रिवॉल्व करके वापस यहीं पर आना चाहिए. करंट फ्लोज ओनली व्हेन द चार्ज मूव्स इन अ क्लोज पाथ. करंट फ्लो होने के लिए चार्ज एक क्लोज पाथ में घूमना चाहिए. सो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट कर रहा है, इट शुड रिवॉल्व अराउंड द सर्कुलर पाथ एंड कम बैक टू द सेम पॉइंट. सो उसने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया. टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज टाइम पीरियड. सो दिस टी विल चेंज टू कैपिटल टी. सो नाउ E by T can be written as what? E into F. सो आपने ये जरूर देखा होगा फॉर्मूला. फॉर ऑर्बिटल मोशन करंट इज चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड और चार्ज मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी. मैं ये इस कंसिडरेशन से सॉल्व करूँ कि देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. अदरवाइज अगर जो चार्ज दिया है ई की जगह पे चार्ज लिख देना. ठीक है. सो ई बाई टी ई इंटू एफ. अब सुनो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों. कैसे? वी ऑल नो दैट इन सर्कुलर मोशन ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी आर रिलेटेड एज ओमेगा इज 2 पाई एफ. आई होप आपको याद है. सो ओमेगा इज 2 पाई एफ. सो एफ कैन बी रिटन एज व्हाट? ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई. सो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? देखो, हाँ, सेम फॉर्मूला अलग अलग क्वांटिटी के टर्म में हम लिख रहे हैं. ई इंटू एफ. एफ कैन बी रिटन एज ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई. सो ये भी फॉर्मूला है. सो विच फॉर्मूला टू बी यूज? दैट विल बी डिसाइडेड बाय द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन. सो नाउ इसको मैं और मॉडिफाई करके क्या लिख सकता हूँ? आई इज इक्वल टू ई अपॉन 2 पाई
Now omega can be written as V by R. So omega is V by R. अगर मैं सारे टर्म्स बराबर से अरेंज करूं तो आई गेट EV अपॉन 2 पाई आर. All these expressions are useful. बच्चों देखो बेसिक तो वही है, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, पर सर्कुलर मोशन होने की वजह से टाइम पीरियड आया तो फ्रीक्वेंसी आई तो ओमेगा आया, और ओमेगा और वी और आर से भी मैंने रिलेट किया. सो फॉर ऑर्बिटल और सर्कुलर मोशन करंट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ. फॉर ऑर्बिटल और सर्कुलर मोशन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन करंट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, E omega upon 2 pi, or it is EV upon 2 pi r. Are we clear? So again I would request you to pause the screen and copy these expressions quickly. जल्दी से लिख लो. Alright? So I hope आप सबने ये नोट कर लिया होगा. ठीक है. So far we have discussed what is current, what are the various types of current carriers depending upon whether it is a conductor or it's a vacuum tube or it is a discharge tube or it is a semiconductor or it is an electrolyte solution. So अलग अलग situation में अलग अलग type के carriers है. Are we clear? One more important point students related to current is that current is not a vector. हाँ, आप सबको ये शायद पता भी हो, बट फिर भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि करंट को सर हम डायरेक्शन तो असाइन करते हैं, जिसके पास डायरेक्शन होगा वो वेक्टर होना चाहिए. पर बच्चों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि करंट के पास जो डायरेक्शन है वो कन्वेंशनल है, हमने असाइन किया है कि करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और यू कैन से करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज. जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ऐसा हम मानते हैं. या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि करंट के डायरेक्शन का जो फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोजिट होगा, नेगेटिव चार्ज का अपोजिट. पर उसका ये मतलब नहीं हुआ कि करंट एक वेक्टर है. रिमेंबर, करंट इज नॉट अ वेक्टर. करंट को हम नंबर की तरह ऐड करते हैं. करंट इज एडेड अल्जेब्रिकली, नॉट वेक्टर सम. बहुत सारे करंट अगर एक पॉइंट पर है तो आप उनको नंबर्स की तरह ऐड करोगे, नॉट बाय फाइंडिंग देयर रिजल्टेंट. सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं यहां से इस पॉइंट पर 3 एम्पियर का करंट आया और यहां से इस पॉइंट पर करंट आया 4 एम्पियर. ये दोनों करंट कंबाइन होकर इस तरफ गए. मैं पूछता हूं कितना करंट जाएगा, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे सर दीज आर टू वेक्टर्स एट राइट एंगल टू ईच अदर, द रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. अज्यूमिंग आपको लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड ढूंढने आता है. सो वी डोंट से इट इज अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. ये एंगल 90 डिग्री भी है. इट इज सिंपली 3 एम्पियर आया, 4 एम्पियर आया, कंबाइन होकर 7 एम्पियर गया. सो ऐसा क्यों? वाई यू आर टेकिंग इट अल्जेब्रिक सम? बिकॉज करंट इज बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. चार्ज अगर कंजर्व होगा तो करंट भी कंजर्व होना चाहिए. सो अगर यहाँ पर 3 कूलम का चार्ज पर सेकेंड आ रहा है तभी करंट 3 एम्पियर हुआ ना? नहीं समझा. व्हाट वाज करंट? चार्ज अपॉन टाइम. सो अगर करंट 3 एम्पियर है इसका मतलब 3 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड, Q by T, Q3 T1. ओके. सो अगर यहाँ से 3 कूलम का चार्ज आ रहा है पर सेकेंड, यहाँ से 4 कूलम का चार्ज आ रहा है पर सेकेंड, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, तो 3 + 4 मिलकर कितना होना चाहिए? 7. सो रिमेंबर स्टूडेंट, करंट इज नॉट अ वेक्टर ऑल्दो इट इज गिवन अ डायरेक्शन. पर वो डायरेक्शन कन्वेंशनल है, that current flows in the direction of positive charge and current flows against the direction of negative charge. If you want, note it down. Current का direction is conventional. It is in the direction of positive charge and it is against the direction of negative charge. ठीक है, very important result. इसको आप नोट करके याद कर लीजिए. Okay, चलो let's proceed further now. अब बच्चों ये इतना basic points clear करने के बाद we will actually start with करंट इन कंडक्टर्स. मतलब अब जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो मेटल्स के अंदर करंट कैसे फ्लो होता है, कॉपर वायर में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, एल्यूमिनियम वायर में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं. सो वी विल बी डिस्कसिंग करंट इन कंडक्टर्स. करंट इन कंडक्टर्स. ओके.
सो अब बच्चों मान लीजिए हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर का, ठीक है। अब हम सबको पता है कि अगर वो मेटल है तो उसके पास बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो एक पर्टिकुलर एटम से अटैच नहीं होते हैं, दे कैन इजीली मूव विद इन द लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ द कंडक्टर, एक एटम से दूसरे एटम तक इजीली जा सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं और रिवॉल्व करते रहते हैं। दे आर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप उनको कहते हो। पर वो इलेक्ट्रॉन जो एक एटम से अटैच नहीं है, दे कैन इजीली मूव विद इन द कंडक्टर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, आर फ्री इलेक्ट्रॉन। सो किसी भी मेटल में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चों जितने भी कंडक्टर्स हम जानते हैं या पढ़ते हैं वो मोस्टली सारे रूम टेम्परेचर पर होते हैं। जब मैं कहता हूँ रूम टेम्परेचर पर होते हैं, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस और 300 केल्विन। अब ये जो टेम्परेचर है 300 केल्विन या 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वाला टेम्परेचर है। अब सबने पढ़ रखा है कि सबके पास एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी, सिर्फ एब्सोल्यूट जीरो पर नहीं होती है हीट सेक्शन में, कि अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है तो एवरीथिंग इज एट रेस्ट। बाकी एट ऑल द टेम्परेचर सभी के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। सो अपने जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास भी एनर्जी है, और उस एनर्जी की वजह से उनके पास एक स्पीड होगी। हीट या टेम्परेचर की वजह से एनर्जी, इसलिए टेम्परेचर की वजह से स्पीड, उसको मैंने नाम रखा है थर्मल स्पीड। सो अगर एक कंडक्टर आप ले रहे हो जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स के पास अपनी खुद की एक स्पीड है, उनकी खुद की एक एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड एज थर्मल स्पीड। और थर्मल एनर्जी इज थर्मल एनर्जी, स्पीड इज थर्मल स्पीड। तो इनके पास बहुत ज़्यादा स्पीड है, थर्मल स्पीड, टेम्परेचर की वजह से स्पीड, which is of the order of 10⁵ meter per second. Again this value varies from books to books, but on an average mostly सभी जगह पर 10⁵ मीटर पर सेकेंड वो वैल्यू एक्सप्रेस की गई है। सो इतनी ज़्यादा स्पीड है इलेक्ट्रॉन के पास, सोच 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब होता ये है कि इतनी ज़्यादा स्पीड की वजह से इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं, मतलब किसी भी डायरेक्शन में किसी भी वक्त इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ओके, सो अब हाँ, ये वही बचपन की स्टोरी वापस से हम पढ़ रहे हैं कि ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एक कंडक्टर के अंदर, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज़्यादा स्पीड है, पर उसके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है फ्लो होने का, तो हम बोलेंगे वो रैंडमली मूव कर रहा है। किसी एक इंस्टेंट की हम बात करें, जब हमने एक कंडक्टर का एक फोटोग्राफ लिया, हाँ इलेक्ट्रॉन तो कैसे भी भाग रहा है हाई स्पीड से, बट किसी एक मोमेंट की अगर मैं बात करूं जहां पर ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, उसी वक्त एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, ये मान लीजिए राइट की तरफ जा रहा है, तो ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, या ये मान लीजिए इस तरफ से जा रहा है, तो ये एग्जैक्टली अपोजिट जा रहा है। दिस फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। सो एक मोमेंट की मैं बात करूँ, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर जा रहा है, नहीं, जिस मोमेंट पे हमने पिक्चर लिया उस वक्त की ये बात है, उस वक्त ऐसा हो रहा है। अब बच्चों अगर मैं ये वाले सेक्शन की बात करूं तो इसमें से नेट फ्लो ऑफ चार्ज कितना है? आंसर है 0। क्यों? बिकॉज एक चार्ज राइट की तरफ जा रहा है, उसी मोमेंट पर एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है। सिमिलरली इस क्रॉस सेक्शन में से नेट फ्लो ऑफ चार्ज कितना होगा? 0। दे आर कैंसलिंग आउट ईच अदर, एंड इवन इन दिस क्रॉस सेक्शन द नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज 0। तो करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, बिकॉज व्हाट वाज करंट? नेट फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। किसी भी क्रॉस सेक्शन में से एक सेकेंड में नेट फ्लो ऑफ चार्ज, पर यहां पर ऐसा है ही नहीं। इफेक्टिवली दे आर कैंसलिंग ईच अदर, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू हैड स्टडीड कि व्हेन नो बैटरी इज कनेक्टेड टू अ कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग बट स्टिल देयर इज नो करंट। सोचो अगर करंट होता फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो होगा तो करंट होगा। अगर ऐसा होता बच्चों तो यहां करंट होना चाहिए था, पर यहां करंट नहीं है, बिकॉज किसी भी क्रॉस सेक्शन में से नेट फ्लो ऑफ चार्ज कितना हो गया? 0। तो देयर वोंट बी एनी करंट इन दिस केस, ठीक है। सो ये एक बेसिक आइडिया मुझे आपको देना था कि इस वाले केस में करंट फ्लो नहीं होगा, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, पर वो कोई भी किधर भी जा रहा है, तो नेट फ्लो इज 0। सो दैट इज द रीजन व्हाई देयर इज नो करंट। अब इसी कंडक्टर को अगर हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बेसिक है, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। इन द मीन टाइम मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप ये कॉपी कर चुके हैं, सो दैट आई विल रिमूव इट एंड ड्रॉ दैट डायग्राम अगेन। सो नाउ ये सेम कंडक्टर है, इस बार इट इज
कनेक्टेड विथ अ सोर्स, या एक बैटरी मैंने कनेक्ट किया, और इस बैटरी की वजह से आप जानते हो वन साइड विल बी एट हायर पोटेंशियल, द अदर साइड विल बी एट लोअर पोटेंशियल. बिकॉज ऑफ दिस हाई एंड लो पोटेंशियल हम ऐसा मानते हैं कि एक तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल है और एक तरफ नेगेटिव पोटेंशियल है. बच्चों ये पॉजिटिव और नेगेटिव सच में पॉजिटिव नहीं है, इट इज जस्ट टू इंडिकेट दैट देयर इज अ डिफरेंस. वन इज एट हायर पोटेंशियल जिसको हम पॉजिटिव मान रहे हैं, और दूसरा लोअर पोटेंशियल पे जिसको हम नेगेटिव लिख रहे हैं. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. हाई मतलब हमेशा पॉजिटिव ऐसा जरूरी नहीं है. एक +10 है और एक +1 है, दोनों प्लस प्लस है, फिर भी वन इज हाई द अदर इज लो. एक -10 है और दूसरा -100 है, दोनों माइनस माइनस है, स्टिल वन इज हाई अदर इज लो. सो व्हेन आई से पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर, मतलब दोनों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसा जरूरी नहीं है. बोथ कैन बी पॉजिटिव येट एट डिफरेंट पोटेंशियल्स, और बोथ कैन बी नेगेटिव येट एट डिफरेंट पोटेंशियल. सो व्हेन आई से पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि उनका जो इंडिविजुअल पोटेंशियल्स है वो अलग अलग है. हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो सकता है दोनों नेगेटिव है, हो सकता है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है. तो ये जो मैंने प्लस और माइनस लिखा है इसका एक ही मतलब है मेरे लिए कि दोनों पॉइंट के पोटेंशियल अलग अलग है. ओके, सो जैसे ही मैंने बैटरी कनेक्ट की यहां पर, उस बैटरी ने क्या क्रिएट किया, पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए V. सो इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है. अब आप जानते हो कि जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हुआ. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ध्यान देना बच्चों, सारी छोटी छोटी और इंपॉर्टेंट बातें अब ऐड होने वाली है. सो नाउ वी हैव अप्लाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस, एंड बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड. अब क्या होगा सर? ओके, एक और बात बच्चों मान लेते हैं कि ये जो अपना कंडक्टर है इसका कंप्लीट लेंथ इज L, पूरी लेंथ L है. So what is the potential difference applied? V over a length L. Then we all know that the electric field intensity will be given by potential difference divided by length. या potential difference divided by length से अच्छा होगा distance between the 2 points जिनके बीच का potential difference है. तो इसको अगर मैं value wise substitute करूँ, so I'll get E is equal to V by L. It is from electrostatics. और अगर आप आज रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो एक बार देख लेना, वैसे सिंपल है, E is V by D ऐसा पढ़ा होगा. सो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द बैटरी, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड विद इन द बैटरी. ओके, सो एक तो E is equal to V by L है. दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम ये है बच्चों, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्सर्ट किया जाता है चार्जेस पर, F is equal to Q into E. बच्चों अपने जो चार्जेस है वो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स. सो अपने इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं ये फॉर्मूला लिखूं, सो आई गेट F इज इक्वल्स टू -E इंटू E. सभी आपने माइनस क्यों लिखा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है. हाँ, मैं मैग्नीट्यूड बाद में लिखूंगा, पहले समझाने के लिए -E लिखा. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. सो F इज इक्वल्स टू E इंटू E. ये माइनस साइन का मतलब क्या? जो E का डायरेक्शन होगा उसके अगेंस्ट F का डायरेक्शन होगा. मतलब जैसे इस कंडक्टर को मैंने बैटरी से, सुनना ध्यान से बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इस कंडक्टर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया, वी क्रिएटेड अ पोटेंशियल डिफरेंस. वन साइड इज एट हायर पोटेंशियल, अदर साइड इज एट लोअर पोटेंशियल. दैट प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू exert force on the electron. Since electrons are having negative charge, they will experience a force in the opposite direction of the electric field. So electric field अगर इस तरफ है तो ये जो इलेक्ट्रॉन था जो रैंडमली भाग रहा था, ये जो इलेक्ट्रॉन था जो रैंडमली भाग रहा था, ये और ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्या वो सब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में है? यस सर. क्या सब पे चार्ज सेम है? यस सर. तो क्या सब पे लगने वाला फोर्स भी सेम होगा? यस सर. बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ई सेम, साइन सेम. तो सब पे लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम. सो अब ये भी इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागेगा, ये भी 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 इस तरफ भागेगा और ये भी इस तरफ भागेगा. सो नाउ इफ वी टेक एनी क्रॉस सेक्शन, डू यू एग्री देयर इज अ नेट फ्लो ऑफ चार्ज नाउ? यस. So if there is a net flow of charge through any cross section, मेरे प्यारे बच्चों क्या करंट फ्लो होगा? यस. एंड दैट इज द रीजन वाई बच्चों जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, बैटरी से कनेक्ट करते हो, करंट फ्लो होने लगता है. अब देख ध्यान से, हम कहते हैं कि करंट फ्लो होने लगता है, मैंने ऐसे इशारा किया.
जबकि आप देखोगे इलेक्ट्रॉन तो ऐसे फ्लो कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि वो कन्वेंशनल है कि करंट का डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। सो इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे भाग रहे हैं तो करंट कैसे फ्लो होगा? ओके, वैसे भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि करंट बैटरी के पॉजिटिव से ओरिजिन होगा ऐसे। सो दिस इज अगेन अ कन्वेंशन दैट वी फॉलो। यहां तक समझ में आया? नाउ वी हैव टू गो लिटिल डीप। ठीक है, अब तक तो सिर्फ ये देखा कि फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन भागने लग गए। अब जब ये इलेक्ट्रॉन भाग रहे बच्चों, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। हाँ, ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा। सो नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग ड्रिफ्टेड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। और जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो ऑन एन एवरेज दे एक्वायर अ वेलोसिटी, जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अच्छे से थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले ये समझा इलेक्ट्रॉन भागने लग गए, और ये भी समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम लो टू हाई, मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं। सो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं, जो अगेंस्ट होता है। नेचुरली क्या होना चाहिए? हाई से लो, पर उसको डिफ्यूजन बोलेंगे हम। यहाँ क्या हो रहा है? लो टू हाई। सो वी से इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग ड्रिफ्टेड फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। फिर से एक बार मैं रिवाइज करता हूँ। When no potential difference is applied across the ends of the conductor, electrons are moving randomly. There is no net flow of charge through any cross section, hence the current is zero. Although the electrons has a thermal speed of the order of 10⁵. However, when the potential difference is applied across the two ends of the conductor, low and high potentials are created. That produces an electric field. That electric field will exert force on the electron, causing the electron to move from low potential to high potential in one direction. That leads to current. Since the electrons are moving from low potential to high potential, we say the electrons are getting drifted. So on an average, the electrons will acquire a velocity or a speed. We call it as drift velocity. ठीक है? We'll move on to drift velocity a bit later. पहले आप ध्यान से सुनो। यहाँ तक सब साथ में? Okay. अब इसको और अच्छे से करते हैं। So this was to explain your direction. बट अगर मैं magnitude की बात करूँ तो मैं सिर्फ E into E लिखूंगा। This is in magnitude. अब मुझे ये भी पता है बच्चों, by Newton second law, कि किसी भी फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं। बच्चों ध्यान देना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देयरफॉर फोर्स इज E into E, but force is mass into acceleration also. So m into a should be equal to E into E. So acceleration of the electron will be E into E by m. इसका मतलब जैसे ही मैंने कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट की, मेरे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहे हैं। कितने से? E into E by m। यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनना ध्यान से बच्चों। पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करती है। हाँ, ये आगे जुड़ेगा, बट ये छोटी छोटी बातें याद रखना। सो एक्सेलरेशन इज E into E by m। अब सुनना ध्यान से बच्चों। सो मैंने कहा कि जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रॉन्स मूव होने लगे, ड्रिफ्ट होने लग गए। अब कितना ईजी लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एक्सेलरेट होके जा रहे हैं। पर बच्चों हम एक बात भूल जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में मेटल्स के एटम भी तो है। तो जो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, जैसे मान लो एक क्लासरूम है, वो कंडक्टर है, और बच्चे जो वो इलेक्ट्रॉन्स है। पर सिर्फ क्लासरूम में बच्चे या बेंचेस भी है? बेंचेस भी है। तो बेंचेस आर नथिंग बट व्हाट? एटम्स। तो अगर कोई स्टूडेंट क्लास में भागेगा तो चांसेस है ना वो बेंचेस से टकराएगा। सो सेम हैपेंस विद इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो, कि जब इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, वो भाग रहे हैं थर्मल स्पीड की वजह से भी और इस एक्सेलरेशन की वजह से भी। इलेक्ट्रॉन के रास्ते में एटम्स विल कम, सो द इलेक्ट्रॉन्स विल कोलाइड विद द एटम, इलेक्ट्रॉन लूजेस द एनर्जी। और जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज हो गई, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा? तो जैसे वो टकराएगा उसकी एनर्जी कम होगी, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड उसको क्या करेगा? एक्सेलरेट। तो इलेक्ट्रॉन के साथ हो क्या रहा है? बिटवीन टू एटम्स इलेक्ट्रॉन्स आर गेटिंग एक्सेलरेटेड। नहीं समझा? डायग्राम से देखते, डायग्राम से। सो ये इलेक्ट्रॉन की जर्नी में पढ़ रहा हूं, यहां से यहां तक की। ठीक है, मैंने जूम करके अलग ड्रॉ किया। सो इलेक्ट्रॉन भागा था, इट कोलाइडेड विद दिस एटम, सारी एनर्जी गई। फिर यहां से जब वो भाग रहा है ऐसे इधर तक, तो क्या हुआ बच्चों बताओ? यहां से यहां तक वो एक्सेलरेट हुआ ना इस दौरान, अगेन इट विल कोलाइड, सो लूज द एनर्जी। सो ड्यूरिंग टू सक्सेसिव कोलिजन कैन आई से इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग एक्सेलरेटेड। बट हो क्या रहा है? इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट भाग रहा है, फिर रुकता है, बहुत फास्ट भागता है, फिर रुकता है, बहुत फास्ट भागता है, फिर रुकता है। यानी उसकी स्पीड कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है? नहीं। इसीलिए ऑन एन एवरेज उसके ऐसे एक वेलोसिटी आएगी। नहीं समझा? ये एग्जांपल वैसे ही है बच्चों, जैसे आप अपने घर से
पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर आप जा रहे हो बाय रोड, ठीक है, बाइक से जा रहे हो, सो मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी आप जा रहे हो, उनका डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, और मान लीजिए आपको 1 आवर लगा, तो आपकी स्पीड क्या होगी, 10 किलोमीटर पर आवर गया ऊपर से। पॉइंट ए से पॉइंट बी डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर एंड यू टुक 1 आवर, अज्यूम। सो व्हाट वाज योर स्पीड, 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ, थ्रू आउट द जर्नी आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी क्या, नहीं ना। आप जब घर से कार स्टार्ट की होगी तो स्पीड 0 थी, डेस्टिनेशन बी पे पहुंचे तो भी स्पीड 0 है, तो क्या आप 0 की स्पीड से आए, नहीं ना। अब आप विजुअलाइज करो क्या हुआ, जब आपने कार स्टार्ट की होगी तो स्पीड पहले इंक्रीज हुई, 0 1 2 3 4 40 तक गई, रास्ते पर सिग्नल लगा तो स्पीड 0 हो गई, स्पीड ब्रेकर आया स्पीड कम हो गई, किसी ने आपको ओवरटेक किया, कोई रास्ते में बीच में आया तो स्पीड कम हुई, नहीं समझ में। फिर भी हम क्या कहते हैं कि मैं ए से बी 10 की स्पीड से पहुंचा, क्या इसका ये मतलब हुआ थ्रू आउट द जर्नी द स्पीड वाज 10, नो, स्पीड बढ़ी कम हुई, स्पीड बढ़ी कम हुई, कभी आप रुक भी गए। सेम वे बच्चों इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, फिर dx मतलब उसकी स्पीड कम हो रही है, फिर एक्सेलरेट हो रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑन एन एवरेज विल अक्वायर अ स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड। अभी दिमाग में बैठा ही है, ठीक है। अब सुनना बच्चों ध्यान से, एक एटम से दूसरे एटम तक जब वो ट्रैवल कर रहा है तब तक वो एक्सेलरेट कर रहा है, यहां से यहां तक वो ट्रैवल कर रहा है तब तक वो एक्सेलरेट कर रहा है। ये टाइम जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, या ये टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन को आगे जाके हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स is the relaxation time, or the time for which electrons are being accelerated is the relaxation time. पहला वाला ज्यादा कॉमन है, बुक्स में आपको मिलेगा, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन इज द रिलैक्सेशन टाइम। यहां बोलो ये वो टाइम है जिस तक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होने वाला है। आई बात समझे, पहले मुझे सच बताया, वो एवरेज क्यों बोला वो समझा, गुड, ओके। सो इलेक्ट्रॉन मेरा एक्सेलरेट हो रहा है, कंटिन्यूस एक्सेलरेशन नहीं है, बीच बीच में उसकी एनर्जी कम हो रही है, फिर से वो एक्सेलरेट हो रहा है, बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन it is getting accelerated, that time is relaxation time. So time interval between 2 successive collision is relaxation time, or the time interval for which it is being accelerated is also the relaxation time. Okay, चले बच्चों आगे, ये समझ में आया। अब अगर आप देखोगे बच्चों, देख कितने चैप्टर्स यहाँ कंबाइन हो रहे हैं। एक्सेलरेशन इज E into E by M. नाउ आप सबको पता है कि अगर E और E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। अच्छा ये तो बोला ही नहीं, ये M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज E, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सोचो अगर तीनों कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो काइनेमेटिकल इक्वेशन है V is equal to U plus AT। इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0 है ही नहीं उसके पास, इनिशियल सिर्फ थर्मल स्पीड है, तो ये तो मैंने लिखना ही नहीं है। सो मुझे मिलेगा V is equal to A into T। ये वो टाइम है जब तक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, यानी कौन सा टाइम, हाँ वेरी गुड, रिलैक्सेशन टाइम, सुपर। दिस इज दैट टाइम फॉर विच द इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एक्सेलरेटेड, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। सो ये V को हम बोलेंगे ड्रिफ्ट स्पीड, एक्सेलरेशन E into E, और इसको इस T को हम ऐसे लिखते हैं टाउ। सो ड्रिफ्ट स्पीड इन टर्म्स ऑफ टाउ इज E into E by M into टाउ। रिमेंबर स्टूडेंट, ये भी ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला है, बट इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। इसका एक और फॉर्मूला आएगा जो ज्यादा कॉमन या बुक्स में आपने देखा होगा। सो ड्रिफ्ट स्पीड इज E into E by M into टाउ। यहां तक सब साथ में, ओके। चले बच्चों आगे, पक्का, श्योर, ओके। अभी सुनो, लास्ट 5 मिनट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू ड्रिफ्ट स्पीड। सुनो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का एक और अप्रोच मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। ये जो वायर्स है या कंडक्टर मोस्टली वो सिलेंड्रिकल होते हैं, हम सिलेंड्रिकल ड्रॉ करते हैं। तो इसकी लेंथ मान लीजिए L है, और ये जो एरिया है साइड वाला ये A है। सो लेंथ इनटू एरिया गिव्स यू वॉल्यूम। सो किसी भी कंडक्टर की वॉल्यूम को हम लिखेंगे एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये क्लियर, ओके। अब किसी भी कंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन से पर यूनिट वॉल्यूम, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये सारे टर्म्स एमसीक्यूज में काम आएंगे। सो किसी भी कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, I hope you all can see, हाँ, this is called as electron density, small n। अभी देख कैपिटल N क्या था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स,
स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. सो मैं लिखने वाला हूँ स्मॉल एन इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. सो कैन वी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ. चमत्कार. ये जो स्मॉल एन है बच्चों, अपने बुक में लिख लो, स्मॉल एन इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विच इज प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल. वो मटीरियल की प्रॉपर्टी है. स्मॉल एन इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. प्लीज राइट इट डाउन. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल. सो एन इज इक्वल टू एन इंटू ए इंटू एल. ये क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. नाउ व्हाट इज चार्ज, एन इंटू ई. याद कर, तो चार्ज को लिखूंगा एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई. डू यू रिमेंबर दैट? कुछ नहीं सर, कॉपी करे सिर्फ. अब बता व्हाट इज करंट. कुछ तो सीखना बच्चों. करंट इज नथिंग बट चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम. ओके, सो करंट को हम क्या लिखेंगे बता, एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई बाई टी. व्हाट इज दिस? ओके, इन केस यू आर नॉट एबल टू मेक आउट, आई जस्ट इरेज इट. मैंने Q को कॉपी करा, सो I को मैं क्या लिखूंगा, Q इज N इंटू ए इंटू एल इंटू ई डिवाइडेड बाई टी. मैं पूछ रहा हूं L बाई टी क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. कंडक्टर की लेंथ ट्रैवल करेगा वो टाइम टी में. 10 किलोमीटर इन 1 आवर. व्हाट वाज दैट? योर एवरेज स्पीड. तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की एवरेज स्पीड. करंट के लिए जो इलेक्ट्रॉन की एवरेज स्पीड है उसका सुपर्ब, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं ना उसको. 10 किलोमीटर इन 1 आवर. ये भी वैसी हो ना, कंडक्टर की लेंथ इतने टाइम में. व्हाट इज दैट? क्विकली बच्चों, व्हाट इज दैट? यस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो मुझे क्या मिलेगा, करंट विल बी इक्वल टू एन इंटू ए इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई. सो यहां से मुझे पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना, इट इज आई डिवाइडेड बाय एन ए ई. एक और फॉर्मूला. इज दैट क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हमारे पास दो फॉर्मूला आगे बच्चों. वन इन टर्म्स ऑफ टाइम और दूसरा ये जो कॉमन फॉर्मूला है वो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज आई अपॉन एन ए ई. एज यू कैन क्लियरली सी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, थोड़ी देर पहले कहा. एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इज दैट क्लियर बच्चों? काफी इंपॉर्टेंट है ये. आई विल गिव यू क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी डिड. कंडक्टर, नो बैटरी इज कनेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग बट रैंडमली विथ थर्मल स्पीड. अच्छा, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵. ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत छोटी होती है बच्चों, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड या कभी कभी 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड के रेंज का है, बट मोस्टली 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड. इफ यू वांट नोट इट डाउन, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सो बहुत छोटा है वो. इज दैट क्लियर? फिर मैंने कहा कि जैसे आप उसको बैटरी से कनेक्ट करते हो, वन साइड बी एट हाई पोटेंशियल, द अदर साइड विल बी एट लोअर पोटेंशियल. दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड. That electric field will exert force on the electron. Because of that force, the electron will get accelerated. On the way, the electrons will collide with the atom. So again deaccelerate, or the energy becomes zero. Again accelerate, deaccelerate, accelerate, deaccelerate. So on the whole, electron will acquire an average velocity. We call it as drift velocity because the electrons are moving from lower potential to higher potential. Then we derived formula for acceleration. We derived formula for drift velocity in terms of relaxation time, time interval between two successive collision. Okay. Then one more concept of electron density. Number of free electrons is capital N, but number of free electrons per unit volume is small n. Very important. We calculated charge, used the definition of current. We got one more formula for drift velocity, and it is inversely proportional to area of cross section. It is directly proportional to electric field intensity. ठीक है? Are we clear, बच्चों? So अब I am going to send few questions also to you right away. You have to solve those questions, and then in the doubts session I am going to take oral plus the questions that I have sent to you. उनका solution भी हम discuss करेंगे. Okay, so make sure that you are thoroughly going through the video and by writing each and every formula also. Thank you so much.